बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की एक नई वीडियो है जो कि टॉपिक है उसका स्ट्रेस। आज की वीडियो में मैं स्ट्रेस पे बात करूँगी कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं और साइकोफिजियोलॉजी या उसकी फिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस कहते किसे हैं। हमारी बॉडी में जब भी हमें कभी किसी जगह एडजस्ट करने की या कोई रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत पड़े और वो हमारे लिए उसमें चेंज आए, यानी हमारी बॉडी का रिएक्शन जो है वो चेंज हो, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ये चेंजेस फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल रिस्पॉन्सेस की बेसिस पे होती हैं। इनमें चेंज आता है। स्ट्रेस में हमेशा हमारी जो बॉडी की लैंग्वेज है या कोई मेंटल हमारी जो चेंजिंग्स आती हैं माइंड में, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जब भी हम कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हमारी बॉडी का रिएक्शन जो है उसमें चेंजिंग आए, तो उसमें हमें जब फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज में चेंजिंग आए तो हम उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को डिफ़ाइन भी ऐसे किया जाता है कि जब हमें कोई फ़िज़िकल प्रेशर रिक्वायर्ड हो, यानी डिमांड हो, इन्वायरमेंट की चेंजेस हमारे से डिमांड कर रही हूँ कि हमारे कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो हमें फ़िज़िकली उसमें प्रेशर फील हो, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि हमें एक किस्म का दोबारा से री एडजस्ट करने की कोशिश हमारी हो। कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, ये सारी मतलब ये जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ गया या कोई फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन आ रही है या एंजाइटी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रेस को लीड कर रही होती हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। फ्रस्ट्रेशन कोई भी चीज़ हमने अचीव करनी है तो हम उसके लिए एबल नहीं है, या हमें वो चेंज लाने में हमें उस तरह की रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो हमें फ़ील होगा कि अ, मतलब हम कंफर्टेबल नहीं हैं उसमें। अब को चीज़ एंजाइटी, यानी हम अपने आप को उस चीज़ के लिए एबल नहीं कर पा रहे, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं और हमें उस तरह के रिज़ल्ट या आउटकम्स नहीं आ रहे जो होनी चाहिए, उसको हम एंजाइटी कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि कोई भी एग्रीमेंट है या आर्गूमेंट है तो उसमें हम डिसएग्री कर रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ, यानी अगर दो ग्रुप या दो लोग हैं तो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, किसी भी बात पे हम डिसएग्री कर रहे हों या आर्ग्यू कर रहे हों, तो वो हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। अब आ जाता है कि स्ट्रेस की टाइप्स। स्ट्रेस की बेसिक्स टू टाइप्स हैं, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है ये सबसे पहले डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, आपको मोटिवेट करे जो स्ट्रेस, आपके अंदर कोई एनर्जी आ रही हो या कोई एनर्जी को मोटिवेट कर रहा हो, वो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपकी कोपिंग एबिलिटीज़ को ये परसीव करता है। फीलिंग्स एक्साइटिंग होती हैं इसमें, ये स्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ, डिस्ट्रेस की नहीं कर रही। इसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। अगर आप किसी भी जगह एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको मोटिवेशन जो मिल रही है वो स्ट्रेस होगा, यानी कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस है आपके लिए, डिस्ट्रेस नहीं है। ये अच्छा स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। स्ट्रेस की अगर टाइप्स को देखा जाए तो स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। अब आ जाता है कि डिस्ट्रेस, ये नेगेटिव स्ट्रेस है। पहले हमने बात की थी पॉजिटिव पे, यानी वो स्ट्रेस था। अब ये डिस्ट्रेस है, यानी कि ये नेगेटिव स्ट्रेस है। ये जो होता है ये हार्मफुल होता है। इसमें आपको एंजाइटी ज़्यादा फील होती है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप्स का होता है। इसमें जो कोपिंग एबिलिटीज़ हैं वो आउटसाइड की होती हैं। फील्स जो होता है वो अनप्लेजेंट, यानी हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही होती। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो उसमें हमें प्लेजेंट फीलिंग आती हैं, लेकिन इसमें हमें प्लेजेंट फीलिंग नहीं आती।
डिस्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को भी डिक्रीज़ करता है और ये मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। और इसकी जो एग्जांपल है बैड ग्रेड, लाइक अगर हम अच्छे नंबर नहीं ले रहे या अच्छा ग्रेड नहीं आ रहा तो हमें फीलिंग क्या आएगी कि हम बैड फीलिंग आएगी हमें कि हमने अच्छा काम नहीं किया, तो इसी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं या जो हमारा ग्रेड है वो उस तरह का नहीं आया, तो ये हमें डिस्ट्रेस होगा, नेगेटिव फीलिंग आएंगी। इसकी जो इसकी फर्दर मतलब इसकी डेविएशंस जो हुई हैं वो एक्यूट वास क्रोनिक, यानी कि एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्रोनिक यानी कि नेवर एंडिंग। क्रोनिक का मीनिंग यही है कि वो नेवर एंडिंग यानी उसकी एंडिंग नहीं है, कभी एंड नहीं होगा। अब इसकी 4 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट पे क्रोनिक स्ट्रेस और एक्यूट, यानी हमने दोनों में एक्यूट और क्रोनिक दोनों में देखना है। इसी तरह एक्यूट डिस्ट्रेस है तो क्रोनिक डिस्ट्रेस है, यानी कि वो लंबे अरसे के लिए स्ट्रेस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी स्ट्रेस हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए डिस्ट्रेस हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी डिस्ट्रेस हो सकता है। लेकिन हम उसको उसकी जो हमने साइकोलॉजिकल जो वर्डिंग है वो हमने क्रोनिक और एक्यूट के अकॉर्डिंग करनी है। यानी अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसे क्रोनिक स्ट्रेस कहेंगे, अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है तो हम उसे एक्यूट स्ट्रेस कहेंगे। ये दोनों गुड स्ट्रेस की टाइप्स हो जाएंगी। एक्यूट डिस्ट्रेस और क्रोनिक डिस्ट्रेस ये बैड की हो जाएंगी। परफॉर्मेंस इसमें किस तरह की होती है ये इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रेस में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी और डिस्ट्रेस में आपकी परफॉर्मेंस लो वाली साइड पे चली जाएगी। हिस्ट्री में हमें पता ये चलता है कि जो हैंस सेले है उसने ये टर्म यूज़ की थी। उसने अपनी एक मेडिकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में 1920s में जब उसने कंप्लीट की थी तो उसने उसमें ये वर्ड यानी कि स्ट्रेस का वर्ड जो है वो यूज़ किया था। हमें स्ट्रेस पे तीन टाइप की थ्योरीज भी मिल जाती हैं। जैसे जेम्स लिंग की थ्योरी हमने पढ़ी है, थ्योरी ऑफ इमोशंस। कैनन बॉर्ड की है द इमरजेंसी ऑफ थ्योरी। सिंगर शॉस्टर की थ्योरी है, वो भी स्ट्रेस पे ही है। अब आ जाती है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस कि हमारा माइंड एंड बॉडी स्ट्रेस के दरमियान क्या काम करता है और कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करेंगे, जिसमें HPA एक्सिस जो है कि HPA एक्सिस होता क्या, ये मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ कि ड्यूरिंग स्ट्रेस जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, जो हमारा हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन का एक पार्ट है, वो सिग्नल्स देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के ऊपर है उसमें जाके उनको एक्टिवेट करता है और वहाँ से वो एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं कॉर्टिज़ोल को, यानी उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। कॉर्टिज़ोल आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हार्मोन कैसे और किस तरह से काम करता है। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा हाइपोथैलेमस माइंड का एक पार्ट है, उसके साथ नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, नीचे थायराइड ग्लैंड है। ये सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं ये स्ट्रेस की सिचुएशन में एक्टिवेट हो के अपना काम कर रहे होते हैं। पेंक्रियाज एड्रिनल ग्लैंड, यानी ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं उनको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एक और डायग्राम है जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कैसे कैसे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज कन्वे हो रहा है ड्यूरिंग द स्ट्रेस। अब आ जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी कि स्ट्रेस में कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी और माइंड के अंदर रिलीज़ होते हैं। कॉर्टिज़ोल ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं।
जब भी हमारी बॉडी कोई भी किसी किस्म का कोई थ्रेट फील करती है या परसीव करती है, लाइक अगर कुत्ता भौंक रहा है तो वो एक हमारे लिए स्ट्रेस की सिचुएशन है। इसमें हमारा एक और हार्मोन है ACTH, यानी इसकी ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है। इसके अलावा कॉर्टिज़ोल और कौन कौन से रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें सेवरल सिस्टम्स आ जाते हैं, लाइक स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में ये इंक्लूड होता है। इम्यून सिस्टम में भी ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, स्केलेटल सिस्टम में भी, और प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में भी कॉर्टिज़ोल जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा अगर इसकी प्रोडक्शन का लेवल अगर चेक करें कि अगर इसका लेवल बहुत हाई जा रहा है या बहुत ही लो जा रहा है तो उसके अगेंस्ट कौन कौन सी डिसीज़ हमें हो सकती हैं या किसी भी बंदे को हो सकती हैं, उसमें एडिसन एक डिसीज़ है। इसके अलावा कुशिंग्स डिसीज़ है, जो कि कॉर्टिज़ोल की जो लेवल है, प्रोडक्शन लेवल है, यानी अगर उसने एक एवरेज लेवल के अगेंस्ट जाके उसने प्रोडक्शन हुई उसकी, तो वो अगर हाई भी जा रहा है या लो भी जा रहा है तो ये दोनों डिसीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। स्ट्रेस में हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, यानी कि हमारे जो बॉडी की सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, वो थ्रेट को जब परसीव करती हैं, यानी कि जब भी हमें स्ट्रेस की सिचुएशन हम फील करते हैं, उसमें हमारी बॉडी जो है वो सिग्नल जो है वो देती है ब्रेन को। ब्रेन का जो पार्ट है, हैपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, वो आगे से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देता है कि आगे उसने बॉडी को रिस्पॉन्स कैसे देना है। माइंड का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इसी सिचुएशन में, जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आगे फर्दर उसकी 2 सब टाइप्स हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये दोनों सब टाइप्स जो हैं वो ड्यूरिंग स्ट्रेस अपना काम कर रहे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा वो हमारे ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड, टीयर्स, सैलिवा एंड म्यूकस वगैरह हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। हम जब भी हमारी कोई सिचुएशन हमें आती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो के हमारे ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम एक्शन सिस्टम भी कहते हैं, ये एक्टिव हो जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ये हमारी बॉडी की पार्ट को एक्टिवेट करता है स्ट्रेस की सिचुएशन में। ये डायग्राम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में डिफरेंस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी हमें उसमें डिलाइट हो रहे हैं पीपल्स, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उन्हीं पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनहिबिट सैलिवेशन हो रही है तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसको स्टिमुलेट करेगा, सैलिवा को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज़ हो रही है हार्ट बीट और पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो करेगा स्ट्रेस गुजरने के बाद। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी, लाइक रिलैक्स एयरवेज करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज करेगा। ये सारी सिचुएशन, मतलब स्ट्रेस में हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और स्ट्रेस की सिचुएशन गुजरने के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपना काम करता है, यानी बॉडी में जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ड्यूरिंग फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
एक्टिवेट होता है हार्मोन्स रिलीज़ होने की वजह से। अचानक से जब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स को ट्रिगर करता है ताकि वो आगे रिलीज़ करें, जो एक हार्मोन है कैथोकैलोमाइंस। इसकी वजह से कैथोकैलोमाइंस की वजह से हमारी जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ब्रीथिंग रेट है, वो इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। कॉर्टिज़ोल मेन हार्मोन है स्ट्रेस के अंदर, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में ये रिलीज़ होता है। इसके अलावा हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है उसमें हमारे हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा माउथ ड्राई हो जाता है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया भी हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो पैनिक भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेस हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो कि डिटेक्ट करता है हमारी स्ट्रेस की सिचुएशन को, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वेक अप करता है, यानी कि उसको जगाता है ताकि वो नेक्स्ट हार्मोन्स रिलीज़ ACTH जो हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, जिसके बाद वो आगे एड्रिनल ग्लैंड तक उसको ट्रिगर करता है, जो कि आगे फिर कॉर्टिज़ोल को प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल साइज़, मतलब एक मटर के दाने के बराबर हमारे माइंड का एक पार्ट है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो किडनी के ऊपर उसकी टॉप पे होते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन या मैसेंजर जो हैं वो HPA एक्सिस के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स को रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस की सिचुएशन में उसको डील करने में हेल्पफुल होते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं वो HPA एक्सिस के थ्रू ही रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा ब्रेन का एक और पार्ट है एमिगडाला, जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये मिडल ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये स्ट्रेस भी स्ट्रेस को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, और ये हमारे HPA एक्सिस सिस्टम को बताता है कि वो स्ट्रेस की सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये दोनों तरह के इमोशनल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रेसर को डिटेक्ट कर सकता है। एमिगडाला जो है वो एक कनेक्शन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के दरमियान बना देता है। हमारे माइंड का एक और जो पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल सेंटर इसको भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी कि हमारे स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारे जितने भी इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं उनको कंट्रोल हमारा जो ब्रेन का पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये डायग्राम पूरे सिस्टम को समझने के लिए, माइंड एंड बॉडी के सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाता है। ये बिल्कुल माइंड का फर्स्ट वाला पार्ट है, बिल्कुल सामने वाला जो है फोरहेड जिसे हम कह सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेस की जितने भी लेस स्केरी थिंग्स हैं, यानी कि जो कम खौफज़दा करने वाली चीज़ें हैं, उनको रेगुलेट करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एमिगडाला, यानी कि ये जो ज़्यादा स्केरी या डेंजरस चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं उनको डिटेक्ट करने में
ये ब्रेन का पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, यानी उसको जगाने के लिए, ये वाला पार्ट, ब्रेन का पार्ट जो है वो अपना काम करता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन एक रिलीज़ जो करता है, उस हार्मोन जाके आगे एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ये जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उनको एक्टिवेट करता है, जो कि आगे फिर एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो कॉर्टिज़ोल को रिलीज़ करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे जितने भी हैं। अब आ जाती है साइकोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं, हमारी साइकोफिजियोलॉजी क्या होती है स्ट्रेस में, यानी कि हमें स्ट्रेस में हमें कौन कौन सी सिचुएशंस, कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले डिफ़िकल्ट टाइम क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा हमें याद करने में या दोहराने में हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी आ सकती है, यानी कि हमें अटेंशन और वर्किंग मेमोरी के इश्यूज आ सकते हैं। स्ट्रेस हमारी थिंकिंग को स्टॉप कर देता है। फास्ट हार्ट बीट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सिग्नल भेजती है ब्रेन के अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है। सिग्नल हमारे ब्रेन के पार्ट को जाते हैं जो कि शट डाउन कर देता है या हमारे ब्रेन को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता है हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस। हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले स्लीप पैटर्न हमारा इफ़ेक्ट होता है, हमारी एपिटाइट इफ़ेक्ट होती है, हमारी हार्ट की डिसीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट होता है। अब आ जाती है बारी उन डिसऑर्डर्स की जो स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर स्ट्रेस इवेंट के बाद 3 दिन के अंदर अंदर और 1 मंथ तक इसका ड्यूरेशन है। अगर 3 दिन से लेकर 1 माह तक आपके स्ट्रेस के जितने भी सिम्टम्स हैं वो क्योर हो जाते हैं, यानी आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो हम उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहेंगे। सिम्टम्स सारे DSM-5 में आपको पता है कि कौन कौन से हैं। अगर वो सारे सिम्टम 3 दिन से लेकर 1 माह तक अगर वो क्योर होते हैं तो हमें एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा। अगर स्ट्रेस के बाद 1 माह गुज़र जाने के बाद भी वो सिम्टम्स उसी तरह हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, जिसे हम PTSD, शॉर्ट फॉर्म इसकी PTSD है। ये 1 माह से ज़्यादा और इसका क्राइटेरिया है 6 मंथ्स। इसको हम DSM-5 में जब हम इसके सिम्टम्स और इसका क्राइटेरिया देखते हैं तो ये 1 माह से 6 माह तक का इसका क्राइटेरिया है, यानी कि स्ट्रेस के बाद हम अगर 6 माह तक उसी सिचुएशन में रहते हैं स्ट्रेस की सिम्टम्स के साथ तो हमें PTSD है। इसके अलावा स्ट्रेस के हमारे और कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं उनका रिस्क हाई हो सकता है, यानी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो हैं ये दोनों ये इससे रिलेट कर रहे होते हैं। यानी स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस की सिचुएशन में ज़्यादा अरसा रहें तो हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी ये दोनों हो सकते हैं। इसमें हमारे पास 80% जो है वो हायर रिस्क है जो हमें डिप्रेशन का है, यानी कि हमें स्ट्रेस की वजह से 80% चांसेस हैं कि हमें डिप्रेशन हो सकता है।
अगर हम क्रोनिक सिचुएशन में हैं, यानी स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है वो ज़्यादा क्रोनिक है, तो ये भी हमारे डिप्रेशन को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा एंग्जाइटी की फीलिंग्स आ सकती हैं, जैसे कि फ़ियर, वरी और अनईज़ी। ये सारे रिएक्शन जो हैं वो स्ट्रेस के हैं। तो स्ट्रेस फर्स्ट जो स्टेप है एंग्जाइटी का, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस का फर्दर जब आप उसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो एंग्जाइटी को लीड कर रहा है। हेल्थ रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे पास हार्ट डिसीज़ आ सकती है, यानी कि हमारी इंक्रीज़ जो होती है हार्ट रेट, तो उसकी वजह से हमारी दिल की बीमारियां जो हैं उनका भी ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों को क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक्यूट स्ट्रेस को अवॉइड करें जितना भी हो सकता है। जिन लोगों को पहले से हार्ट डिसीज़ हैं, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को किसी तरीके से उसमें से निकलने में किसी भी तरह से अपने आप को बचाएं, ताकि वो ज़्यादा उस चीज़ को वो डेवलप ना करे, हार्ट की कोई भी ऐसी चीज़ वो क्रोनिक ना हो जाए। इसके अलावा हमारे पास एस्थमा आ जाता है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से, तो ये कॉज कर सकता है एस्थमा। क्योंकि जिन लोगों को पहले से एस्थमा है, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के इफ़ेक्ट होने से उनकी एस्थमा के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा ओबेसिटी आ जाती है, क्योंकि हमारी एपिटाइट इफ़ेक्ट हो रही होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो वेट है वो लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है। क्योंकि हमारी एपिटाइट इफ़ेक्ट होती है, तो कुछ लोग स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। सेकंड आ जाती है डायबिटीज़। क्योंकि हमारी एपिटाइट इफ़ेक्ट होती है, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ का भी ख़तरा हो सकता है। डायबिटीज़ लाइक टू वेज़ में हो सकती है, यानी कि हमारी जो बिहेवियर हैं उनकी वजह से, जैसे कि हम अनहेल्दी ईटिंग अगर करें या एक्सेसिव ड्रिंकिंग करें, कुछ लोगों का बिहेवियर बैड हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग ड्रिंक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ उनको हो सकती है। हेडेक ये एक कॉमन है, ये स्ट्रेस की वजह से ये इसको कॉमन ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग स्ट्रेस जब हम बहुत ज़्यादा या क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, तो हमें हेडेक लाजमी होता है। और इसमें अगर किसी को माइग्रेन है, तो वो उसको ज़्यादा लीड कर सकता है। अच्छा, स्ट्रेस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं? तो इसमें हमारे पास टू कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट जो है वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर है, एंड सेकंड फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं। दो टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर में हमारे पास बहुत कॉमन यूज़ होने वाला है वो परसीव्ड स्ट्रेस स्केल है, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये परसीव्ड स्ट्रेस स्केल जो है बहुत ही कॉमन है, PSS। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट यानी हम कौन कौन सी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, इसमें फ़र्स्ट जो है वो सैलिवा आ जाता है, कि हम सैलिवा के थ्रू अपने स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। सैलिवा को मेजर करने के लिए हमारे पास ये वाली डिवाइस अगर हो तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे उसकी मेजरमेंट शो हो जाती हैं। यहाँ पे सैलिवा को डाला जाता है और यहाँ पे इस डिवाइस में यहाँ पे उसकी मेजरमेंट्स आ जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ स्टिक्स हैं, इसमें भी आप सैलिवा को मेजर कर सकते हैं। इसमें ये जितने भी दिए हुए हैं आपके पास, ये जो कॉलम है, इसमें आपकी स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है वो शो हो जाती है। जब भी सैलिवा को इसमें डालेंगे तो वो इनको नॉमिनेट कर देगा कि वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। क्योंकि है स्ट्रेस में हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, तो हमें हार्ट रेट जो है वो स्ट्रेस के
दरमियान हम ईसीजी के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं इजीली। अगर हम करें तो हार्ट बीट जो है वो, हार्ट रेट हमारा जो है, तो वो हम ईसीजी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ये फिंगर पे लगाने वाली एक डिवाइस होती है, इसके थ्रू भी हम हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हार्ट रेट चेक करना चाहें तो अपनी रिस्ट पे हम कर सकते हैं कि वैसे रेंज जो है वो अडल्ट्स के लिए 60 टू 80 100 बीट्स पर मिनट है। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हार्ट रेट पे। लाइक हमारे पास एज आ जाती है कि एज पे भी वेरी कर रहा होता है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि 60 से अबव जा रहा हो। और फिटनेस एंड एक्टिविटी लेवल्स भी इसमें मैटर करते हैं। और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो भी फैक्टर एक इन्वॉल्व हो जाता है कि उसमें भी उस पर्सन की हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से हट के हो, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि वो स्ट्रेस में भी उसकी वही नॉर्मल वाली वही हार्ट रेट है, मे बी उसका वो स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा हो। इसके अलावा कुछ लोगों को जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ का इशू होता है, तो उनका भी हार्ट रेट चेंज हो सकता है नॉर्मल पर्सन से। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में रखनी होती हैं कि हम अगर उसकी हार्ट रेट चेक कर भी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस इंसान की बाकी डिसीज़ का उस पर इन्फ्लुएंस तो नहीं है उसकी हार्ट रेट पे। एयर टेम्परेचर भी इसमें बड़ा मैटर कर रहा होता है। और बॉडी पोजीशन, यानी कि हाँ वो शख्स जो है वो खड़ा है, लेटा है, या क्या मतलब उसकी पोजीशनिंग क्या है बॉडी की। इमोशंस आ जाते हैं, यानी उस टाइम उसके इमोशंस क्या हैं। बॉडी साइज़ भी आ जाता है, यानी कि ओबेसिटी का उसका इशू तो नहीं है। मेडिकेशंस का भी इशू आ सकता है कि मे बी उसने कोई मेडिसिन ली हो जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो, और हम नहीं कह सकते कि वो उसको स्ट्रेस है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मली जो है वो मेजर करते हैं, जो कि हमारे पास स्टेथोस्कोप और एक ब्लड प्रेशर कफ होता है जिसका साथ एक स्क्वीजेबल बलून होता है। ये नॉर्मली जो है यूज़ किया जाता है, यानी जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये वाली डिवाइस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एडवांस में एक ये ऑटोमेटिक रिस्ट ब्लड प्रेशर मोनीटर भी आ जाता है। ये आपकी रिस्ट पे लगाने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ब्लड प्रेशर का रेट क्या है, कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। और इसके अलावा ये हार्ट बीट को भी मेजर करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम थ्रू वॉच कर सकते हैं कि आप 1 मिनट का टाइम रख के उसको मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है, जो कि हाथ पे लगाई जाती है। वो आपका गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स जो है वो मेजर करती है। स्ट्रेस में आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जीएसआर जो होता है, वो ये वाली डिवाइस करती है। ट्रीटमेंट्स की जो है बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस जो हैं वो सबसे पहले मेडिकेशन तो नहीं आती, मतलब ये लास्ट ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग मेडिसिन को फर्स्ट पे ले आते हैं। हम अगर साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मली भी मेडिसिन्स के थ्रू ही स्ट्रेस को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दूसरी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जैसे उसमें डीप ब्रीथिंग आ जाती है, पीएमआर आ जाती है, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशंस, और एक्सरसाइज आ जाती है। इसके अलावा सीबीडी की कुछ टेक्निक्स आती हैं जो स्ट्रेस में उसको यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।